एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहते हुए एक साथ दिखेंगे। भाई थोड़ा जूम आउट कर दो, सब खड़े हैं। हाँ ठीक है। अभी अजीत सर नहीं है क्या यहाँ पे? अजीत सर, अच्छा अजीत क्लास भावना मैम की, ठीक है भाई। चलो तो अभी हम एक एक करके सबसे बात करेंगे कि मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, रीजनिंग को हम कितने दिन में कितनी क्लासेस में कंप्लीट कर रहे होंगे, वो सारी बातें करेंगे। और हिंदी का सिलेबस हमारा कितना है और कितने विश्वास से बच्चे को पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें हम इस बैच के अंदर करने वाले हैं। ठीक है माइक? हाँ तो शुरुआत क्योंकि नीरज सर कर रहे हैं आपकी क्लासेस की, तो नीरज सर से ही शुरुआत करते हैं कि कैसे वो हिंदी पढ़ाएंगे और कितने दिन की क्लासेस लगेंगी। तो ये सब कुछ जानकारी बच्चों के साथ साझा की जाए। नमस्कार सारे साथियों। तो आपका अपनी क्लास में अभिनंदन है। तो बच्चों, आपको ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको हिंदी कैसे पढ़नी है, वो मेरी टेंशन है। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के, दिमाग को बिल्कुल फ्री और बेधड़क होकर के पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। एक एक शब्द आपकी उंगलियों पर होगा, जिसे प्यारे बच्चों आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके अंदर से एक ऊर्जा ऑटोमेटिक जन्म लेगी कि आप हर चीज पढ़ चुके हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन लाएगा कहां से, आपके अंदर ये बह ही नहीं होगा। ये डर बिल्कुल मैं आपका अपनी क्लास से खत्म कर दूंगा, आपसे वादा करता हूं। और ये वादा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, बहुत जबरदस्त वाला, एकदम जुनून वाला। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, आप कर्मा बैच ले रहे हैं, तो बेटा इस बैच का अर्थ भी सीधा क्या होता है, करने वाला। तो मैं कराऊंगा और आप करेंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल निसंकोच होकर के आप बैच लीजिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा प्यारे बच्चों। वो तो क्लास और मैं, आप एक दूसरे से रूबरू होंगे जब पता लगेगा कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और कितना अच्छा जान रहे हैं। लेकिन हिंदी की तरफ से आपको बच्चों 20 में से 19, 18, 20 यही 3 स्कोर नजर आएंगे। 17 नंबर स्कोर में आपकी श्रेणी में क्या, आपकी कुंडली से ही खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। तो बच्चों एकदम दमदार अंदाज में हम पढ़ेंगे। और प्यारे साथी, जैसा आप जानते हैं, लगभग पौने 2 महीने, 1.5 महीना बहुत होता है हालांकि, लेकिन बेटा एक चीज हम लेंगे, जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उसकी मान लीजिए 3 से 4 क्लास भी यदि हुई, तो उस क्लास को मैं उस टॉपिक को खत्म करने के बाद आपको टॉप 40 मतलब 40 क्वेश्चन कराऊंगा उस टॉपिक के ऊपर आधारित, जो आपको पता लगाएंगे, आपके अंदर से आपको ये समझाएंगे कि जो आपने पढ़ा क्या उसमें कोई कमी तो नहीं थी, आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेधड़क होकर के आप बैच लीजिएगा और दबंग अंदाज में, एकदम मजबूत जुनून वाले अंदाज में जुड़िएगा, ठीक है बच्चों। तो सभी को मेरा जय हिंद। मिलते हैं क्लास में 14 तारीख को सुबह 9 बजे, ठीक है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नीरज सर। और नीरज सर से मैं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना कि कैसे कई बार बच्चों को ये होता है कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ाएं तो करीब ये 10 टॉपिक तो इसके हैं ही, 9-10 टॉपिक, बाकी कुछ व्याकरण के टॉपिक आजकल एक दो क्वेश्चंस आने लगे हैं हिंदी के, है ना। हाँ तो उसमें हम लोग क्या करें कि जैसे टॉपिक हुआ हमारा, मान लीजिए पर्यायवाची, तो आप एक पर्यायवाची के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनको कुछ दे दिया जाए एक क्विज के फॉर्मेट में, कि जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ पर्यायवाची 4 क्लासेस के बाद, तो एक एप्लीकेशन पे ही 100 क्वेश्चन की क्विज लगवा दी जाए पर्यायवाची के रूप में, ये 50 क्वेश्चंस की, उनको ये फटाफट कर दें, ठीक है। तो उससे क्या है कि रिवीजन टाइप हो जाएगा, है ना। तो ये आपको हर चैप्टर में खत्म होने पे करनी है। 10 तो मुश्किल से 9-10 तो टॉपिक ही हैं, उन 9-10 टॉपिक के बाद अगर ऐसे 50-50, 60-60 क्वेश्चंस बच्चे को मिलेंगे, तो उसको एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं अब जो है एग्जाम क्रैक कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, ये हम जरूर इसमें ऐड ऑन करवा देंगे और ये बहुत 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 फायदा करेगा आपको, ठीक है। और आपकी तैयारी में एक विश्वास पैदा करेगा। अब बात कर लेते हैं आगे रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश वाले सर तो अभी हमारे साथ है नहीं, क्योंकि आज वो कहीं बाहर गए हुए हैं, वरना RS सोलंकी सर को आपके साथ होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पढ़ने वाले हो, हिंदी की मैंने आपसे बात करा दी, इंग्लिश के टीचर भी उतने ही दमदार हैं, पर आपको ही चॉइस करनी है कि मुझे हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राहुल शर्मा जी से। और आप सब लोगों ने जैसे चॉइस किया था कि हमें सर राहुल शर्मा सर ही चाहिए, तो भाई वही बैच में है। और मुझे लगता है कि आपकी रीजनिंग की कमर तोड़ने के लिए जाने जाते हैं राहुल शर्मा सर, और बहुत शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं। बाकी सारी चीजें किस तरह से किस फॉर्मेट में चलेंगी, तो राहुल सर बताइए प्लीज। धन्यवाद सर। सभी दोस्तों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इस टॉपिक पर कि जो आपका सिलेबस है दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और सिलेबस की बात करूं तो ज्यादा बड़ा रीजनिंग का वहां पर सिलेबस नहीं है।
आपके 15 टॉपिक ऐसे हैं, 15 चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज्यादा। तो एसएससी के वो कुछ फेवरेट टॉपिक्स है, फेवरेट चैप्टर है, जिनसे वो एसएससी जीडी में हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर मैं उनमें भी बात करूं तो 20 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो 20 में से मोस्टली सभी बच्चे जो है वो 16-17 का स्कोर बहुत, मतलब अगर उन्होंने एक बार पढ़ लिया रीजनिंग को तो वो आसानी से कर लेते हैं। 16-17 कोई भी कर देता है। 16-17 का स्कोर वो आसानी से कर लेता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो 3-4 क्वेश्चन जो है, जो हमें 20 में से 20 करने हैं, वो आप इस बैच के माध्यम से, इस बैच के माध्यम से आप उन 4 क्वेश्चनों को भी बहुत शानदार तरीके से सीखोगे और उनको कर पाओगे। ठीक है, मेहनत लगती है। कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई इतनी जल्दी बैच आया है, अभी एग्जाम लेट होगा, तो हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करें या नहीं करें? तो बेटा जब बैच आता है, जब लास्ट में एग्जाम डेट आ जाती है, जब आपके फॉर्म निकलते हैं, उस टाइम पर तो फिर सभी बच्चे मेहनत करते हैं। सिलेक्शन किनका होता है? जो शुरुआत से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आपको शुरुआत से, अभी से लगातार जुड़े रहना है सभी सब्जेक्ट के साथ, और सभी सब्जेक्ट पर बराबर मेहनत करनी होती है, और सभी में आपको अच्छे से स्कोर करना होता है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो 20 में से 20 का टारगेट हम लेकर चलने वाले हैं इस बैच के माध्यम से, और 20 में से 20 आप करके आओगे बहुत शानदार तरीके से, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो मिलते हैं सोमवार से सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में। धन्यवाद। राहुल सर बहुत बढ़िया तरीके से अपने क्वेश्चंस को, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस को भी आसान करने के लिए जाने जाते हैं। और आप जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो बहुत सरल अंदाज में और बहुत पूरी रीजनिंग को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो रीजनिंग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लासेस लेंगे नहीं लेंगे अपने हिसाब से लेंगे, और बहुत फ्रेशर बच्चा, सबसे ज्यादा मजा अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में आएगा तो वो रीजनिंग में आने वाला है। मतलब सबसे ज्यादा जो एंजॉय करोगे, जिसको पढ़ने का हर टाइम मन कर रहा है, वो फ्रेशर बच्चे का सबसे ज्यादा रीजनिंग के लिए ही करता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत आसानी से होते चले जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप रीजनिंग में जीडी में 16-17 कर रहे हो तो वो आपको सिलेक्शन से दूर कर देगी। इसमें आपको स्कोर 19-20 ही चाहिए, तभी आप जीडी में, रीजनिंग में बेनिफिट ले पाओगे और सिलेक्शन कर ले पाओगे आसानी से। वरना 15-16 वैसे तो अच्छे नंबर हैं 20 में से, पर सिलेक्शन नहीं दिला पाएंगे रीजनिंग में। हाँ, यही नंबर 20 में से 15-16 जीएस में हो तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट का फर्क है। बाकी मैं राहुल सर से भी यहाँ कहूंगा कि जब उनका वो एक चैप्टर पूरा हो जाए तो वो भी अपने जो है जितने भी उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 30 या 40 एक इनको वर्कशीट फॉर्मेट में वो दे दें। ठीक है सर, है ना, वर्कशीट में फॉर्मेट में दे दें या क्विज फॉर्मेट में करवा दें। हाँ, हर चैप्टर के बाद वो आप देख लीजिए कि किस तरह से करवाना है, तो जिससे बच्चे की ना प्रैक्टिस हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो बुक्स की भी पूर्ति हो जाती है। 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद 50 क्वेश्चन तो वर्कशीट पे आप डेली 10 क्वेश्चन तो दोगे ही, बहुत बढ़िया। और चैप्टर खत्म होने के बाद 50 क्वेश्चन और, तो मान लीजिए कोई चैप्टर 5 दिन चला तो 50 क्वेश्चन तो 10-10 रोज होने से, और 50 वर्कशीट एक साथ देने, तो 100 क्वेश्चन एक चैप्टर। भाई रीजनिंग में और क्या चाहिए, किताब में भी नहीं होते मेरे ख्याल से, तो किताब में ही 100 क्वेश्चन नहीं होते हर चैप्टर, और क्लास के अलग हो गए वो अलग, तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। और बच्चों देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3-4 महीने में बैच खत्म होगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे आ जाना है, और मॉक टेस्ट के स्कोर को रेगुलरली बढ़ाना है, और उसके लिए मेहनत करनी है। और वो मॉक टेस्ट का जो स्कोर बढ़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करने से बढ़ेगा। चीजें एक बार ही सीखनी होती हैं किसी को भी, और वो एक बार ढंग से सीखनी होती हैं। तो इस बैच को ये बनाओ कि मुझे कभी दूसरा बैच नहीं लेना पड़ेगा, मैं इस बैच में हर एक चीज को बहुत इत्मीनान से पढ़ूंगा, तसल्ली बख्श पढ़ूंगा, हर एक चीज सीखूंगा। ये एक प्रण लेना पड़ता है किसी भी बैच के शुरुआत में, वरना क्या होगा कि आपको हर बार बैच की जरूरत पड़ेगी, हर बार। अगर आपने पहले कहीं लापरवाही की होगी तो ये बैच आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने एक बैच को बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, बहुत मेहनत से पढ़ा है, तो आपको दूसरे बैच की जरूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, मैं तो आपको ये भी मोटिवेट करके कह सकता हूं कि नहीं आपको हर बैच लेना चाहिए, उसमें ये फायदे, बहुत सारे फायदे गिनवा दूंगा, मेरा फायदा भी होगा उससे, लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूं कि एक बैच भी काफी होता है, और उसको अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया हो। ठीक है, फिर तो प्रैक्टिस चाहिए होती है, और चूंकि आप कंप्लीट नहीं करते इसलिए बार बार आपको बैच लेना ही पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइस है कि आप बार बार बैच लेना चाहते हो, या एक बैच को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करके और फिर सिर्फ प्रैक्टिस से जो भी एग्जाम दोगे उसे निकालना चाहते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं हम इसकी।
हाँ, आपकी क्लास चल रही है उधर। ओके, तो भावना मैम को पहले जो है फ्री कर देते हैं क्योंकि ये क्लास छोड़ करके आई हैं। तो साइंस आपको पढ़ाएंगी, पहले बायोलॉजी चलेगी मैम इस बैच में। तो भावना मैम कितने शानदार तरीके से बायोलॉजी पढ़ाती हैं, आपने अगर पहले पढ़ रखा होगा तो पता होगा। और बायोलॉजी इसमें कितनी इंपॉर्टेंट और साइंस का कितना रोल है जीएस के 20 प्रश्नों में, वो चीजें बताएं मैम प्लीज। नमस्कार सभी बच्चों को। जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो जीएस में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी में साइंस भी आपको आएगी। तो साइंस में तीनों ही चीज़ें आपको करनी है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो कर्मा बैच के अंदर मैं आपको कराने वाली हूँ दोनों ही सेक्शन, यानी बायो और केमिस्ट्री। जो डेमो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो बायोलॉजी के साथ शुरू करने वाले हैं। तो अगर मैं पिछले जो अभी आपके एग्जाम्स हुए थे उनका पूरा कलेक्शन मैंने निकाला है, उसमें मैंने देखा है कि साइंस के ओवरऑल आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो लगभग ऐसा है कि किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन अगर बायो से है तो 2 आपको, कई बार ऐसा भी है कि केमिस्ट्री से पूछ लिए गए हैं, या 2 कई बार बायो से, एक क्वेश्चन फिजिक्स से पूछ लिया गया है। तो वेटेज कोई एकदम फिक्स नहीं है, बट इतना जरूर है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से मिलेंगे। और जब 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बेटा हर एक नंबर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जो लिस्ट होती है उसमें आने के लिए। आप एक एक नंबर से अपने आप को, आपने देखा होगा कि आप पिछड़ जाते हो और 1-2 नंबर ही आपको लिस्ट में अंदर ले लेता है। तो सबसे जरूरी होता है हमारे लिए सिलेक्शन। तो जब बात सिलेक्शन की आती है तो बशर्ते हम लोगों को बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों पढ़ने पड़ेंगे। मैं बायोलॉजी की बात करूं तो लगभग 30 क्लासेस में मैं आप लोगों को बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कराने वाली हूँ। लगभग कंटेंट जो होगा वो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर ही होगा। और उसके बाद लगभग 20 क्लासेस में मैं आपको केमिस्ट्री का कंटेंट देने वाली हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री से गिने चुने टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आपको बार बार बनते हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि 14 तारीख को 11 बजे आप लोगों का बायो का डेमो होने वाला है। डेमो के साथ बच्चे जुड़िए और जो आप लोगों के बायोलॉजी के या साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको सुनिश्चित करिए। और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि आप क्लास ही अगर कर लेते हैं तो वहीं से आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे एग्जाम में। कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट आपको साइंस के लिए लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको क्लास से ही क्वेश्चन मिलवाऊंगी बेटा पेपर के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू। बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि ये टीम जो इतने विश्वास से बात कह पा रही है, तो ये इस टीम ने वो करके दिखाया है पिछले सालों में, और उनको पता है कि बायोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो वो इस विश्वास से इसलिए कह पाती हैं। 30 क्लास में अगर आपको ये पता हो रहा है कि जीएस के 2 क्वेश्चन निश्चित है मेरे सेट में, तो फिर 30 क्लास में बुराई नहीं है। ठीक है, 30 घंटे पढ़ने से अगर 2 क्वेश्चन जीएस के निश्चित हो जाएं, मैं कहूंगा 30 घंटे पढ़ने से रीजनिंग के 2 क्वेश्चन निश्चित हो रहे हैं तो बहुत कम है, लेकिन जीएस के निश्चित हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिर पढ़ना ही है आपको। केमिस्ट्री इसके बाद मैम कराएंगी या राहुल पालीवाल सर कराएंगे, वो आगे का डिसीजन है। ठीक है, तो फिलहाल मैम आप अपनी क्लास कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। और अभी मैं, अजीत सर भी बीच में क्लास छोड़ करके आए हैं तो मैं इनको भी फ्री कर देता हूं। तो क्लास कर कंप्लीट करके चलो, इनको बाद में लेंगे अभी। ठीक है, तो अभी साइंस का भी कंटिन्यू करते हैं। तो फिजिक्स के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, फिजिक्स के जादूगर खड़े हुए हैं धर्मेंद्र सर। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे दीपक सर को नमस्कार करके दीपक सर को बुलाना चाहते हैं, पर उनको हम लास्ट में लेंगे, अब मैथ्स को लास्ट में सबसे। ठीक है, तो अभी धर्मेंद्र सर प्लीज। नमस्कार साथियों, मैम ने आपको वेटेज पूरी साइंस का बता ही दिया है। तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन ओवरऑल आपको मिलेंगे और फिजिक्स सेक्शन के किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन आए हैं, किसी में 2 भी आए हैं। अगर हम स्तर की बात करें तो लेवल आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कभी नहीं रहता जीडी में। 9th और 10th लेवल है। मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको एक बार बता दी जाएं तो आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं रहेगा कि जिनको वो समझ में ना आए और साथ के साथ याद भी ना हो जाए। एक बहुत बड़ा डाउट आप सभी का रहता है कि क्या बैच बाइलिंगुअल रहेगा। तो जिन साथियों ने मेरी पहली क्लास ली है वो शायद इस बात का प्रमाण दे सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरी क्लास का हर एक वर्ड आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। साथ ही आप दूसरे स्टेट से हैं तो कई बार आपको हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो वैसी कभी प्रॉब्लम इस क्लास में आपको नहीं आएगी। पूरी बाइलिंगुअल आपको क्लास देखने को मिलेगी। तीसरी चीज मैं एक और इसमें जोड़ना चाहूँगा, सरकारी नौकरी की तैयारी से संबंधित। देखिए, असल में जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा समय है और हम बहुत स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे तो भी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन याद करिए, किसी भी एग्जाम अगर आपने दिया हो तो उससे पहले का वो दिन, क्या हर दिन आपको ये नहीं लगा कि यार काश और 2 दिन मिल जाते, काश और 3 दिन मिल जाते। तो कभी भी किसी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। इसलिए समय की महत्वता को समझते हुए पहले ही दिन से आपको सारी क्लासेस के साथ जुट जाना है। बस मेरी तरफ से एक सलाह ये रहेगी कि बैकलॉग नहीं इकट्ठा होने देना है। अगर बैकलॉग आपका शुरू में हुआ तो आप उसे
पीछे तक भी नहीं फिनिश कर पाएंगे। इसलिए आपको मेहनत के साथ लग जाना है। और अंत में बस 2 पंक्तियां कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चलेंगे रास्ता बना लेंगे। तो कर्मा बैच की इस टीम के साथ रास्ता बनाने के लिए बिल्कुल सभी तैयार हो जाइए। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सर रीजनिंग क्यों नहीं है, या एक और नवीन सर स्टैटिक जीके के लिए, तो मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चों का संदीप सर, राहुल सर हमेशा ये चॉइस रहती है किसी भी बैच में। तो अगर आपको हमने इसमें राहुल सर को किया है तो बहुत बड़ा कारण, और हमें पता है कि आपकी सफलता में संदीप सर भी उतना ही रोल प्ले करेंगे और राहुल शर्मा सर भी उतना ही रोल प्ले करेंगे। लेकिन मेरे कहने से अगर जिन बच्चों ने राहुल शर्मा सर से नहीं पढ़ा होगा वही शायद संदीप सर के लिए कह रहे होंगे, और संदीप कई बार राहुल शर्मा सर के लिए वो लोग कह रहे होते हैं जो संदीप सर से नहीं पढ़े होते। तो भाई अगर आपको संदीप सर से भले ही पढ़े हो आप, लेकिन अगर आपने इस बैच के अंदर राहुल शर्मा का पहला डेमो आप ले लीजिए, इन सर का एक डेमो लेने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये टीचर हमारे लिए परफेक्ट है, इसलिए अंकित सर ने इस बैच में चुना है। ठीक है, तो पहले डेमो में जरूर आइएगा, फिर आपको जो आपकी चॉइसेस हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। बात है कि सर स्टैटिक जीके नवीन सर, तो भाई स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर ने ही सोनवीर सर को जिम्मेदारी दी है कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। और सोनवीर सर कोई इस चैनल पे आजकल के टीचर नहीं है कि भाई 6 महीने से या साल भर से हैं, शुरुआती टीचर हैं। तो भाई कितनी जिम्मेदारी से उस सब्जेक्ट को निभाएंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके लिए किसी टीचर को इस बैच में चुना गया है तो आप इतना तो भरोसा रखिए मेरे ऊपर कि मैं एसएससी जीडी में भाई रैंक कर देता हूं, रैंक 1 2 3 जहां तक जिस भी रैंक का नाम लोगे सब यहीं से मिल रहे होते हैं। तो कुछ तो भरोसा रखिए। मैं भी क्यों चाहूंगा कि भाई रैंकर्स ना निकले, मैं चाहूंगा उन टीचर्स को इसमें रखना जो वास्तव में मुझे लगे कि मेरी रैंक वही बनी रहेगी जो मुझे चाहिए हर बच्चे की। ठीक है, तो वो आप टेंशन मत लो, आपके लिए जो टीम रखी गई है वो बेस्ट रखी गई है, इतना आपको विश्वास कर लेना। एक बार डेमो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद विश्वास कर लोगे। ठीक है, जो नहीं पढ़े होते हैं उन टीचर से वही ऐसे कर रहे होते हैं। चलिए आगे अगर बात कर लेते हैं तो नितिन सर आप आ जाओ आगे। तो हिस्ट्री नितिन सर ने पिछले बैच में एसएससी जीडीके में नितिन सर ने ही पढ़ाई है, इस बार भी वही पढ़ाने वाले हैं, और इन्हीं की सर ने बच्चों ने बहुत डिमांड रखी है कि नितिन सर से ही हमें हिस्ट्री पढ़नी है, इसलिए नितिन सर इस बैच में साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों नमस्कार, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा नाम है नितिन, और मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा। इतिहास विषय के आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इतिहास एक ऐसा विषय है, कुछ बच्चे मानते हैं कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं आप सभी को एक विश्वास दिला सकता हूं कि हम कहानियों के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से इस तरीके से सरल भाषा में इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन यदि इतिहास विषय से आता है तो हम उसे परफेक्ट तरीके से मजे मजे में करके आएंगे। ठीक है, और हम इस पूरे प्रोसेस में इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी अपने एक प्रोसेस से चलता है, अपने सिलेबस से चलता है, और उसका एक कह सकते हैं कि भैया उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे, बहुत सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, और मिलते हैं क्लास में। हमारी क्लास सोमवार से 4 बजे रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, जब से नितिन सर ने हिस्ट्री के लिए बहुत आसान भाषा में ये इस हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, और आपको ये समझ में आ जाएगा पहली क्लास से कितने स्टोरी फॉर्मेट में आपको वो चीजें याद हो गई जिन्हें आप रटते थे। ठीक है, वो एक स्टोरी तरीके से याद किया जाए हिस्ट्री को या पढ़ा जाए तो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं पॉलिटी के लिए, जो आपको अजीत सर मैं कहूंगा कि पिछले जितने भी बैचेज में अगर पॉलिटी एसएससी जीडी में किसी ने पढ़ाई है और हमेशा बच्चों को बहुत खुश रखा है कि पॉलिटी के क्वेश्चन सर ये रे क्लास से ये रखा मिला, तो इस तरह के जो कंटेंट से सीधा मिलाते हैं, तो भाई वो आपके अजीत सर जाने जाते हैं इसके लिए, एसएससी को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं चाहता हूं कि वो बताएं कि कितनी क्लासेस करीब पॉलिटी की लगेंगी और कितने क्वेश्चंस या कितना वेटेज पॉलिटी का होता है। धन्यवाद सर। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं यही कहूंगा कि पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस बनेंगे। हम अगर बात कर लें कि क्वेश्चंस की एसएससी का जो पैटर्न रहा है पीछे अगर हम देख लें तो 3 लगभग हर एवरेज को अगर मैं मान के चलूं 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3% की अगर मैं बात करके चलूं, और पॉलिटी में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। एसएससी जीडी की अगर मैं स्पेशल बात कर लूं तो अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आम हम छोड़ जाते हैं कि ये तो बहुत इजी है, ये नहीं आएगा, लेकिन वही आ जाता है
ये एसएससी जीडी कर रहा है, क्योंकि पॉलिटी में अधिकतर क्या होता है, टीचर ही छोड़ देता है कि ये बहुत हल्का ही आएगा नहीं, और वही एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो हम उन चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। और पॉलिटी की में क्लासेस लगभग 35, हो सकता है 2 कम भी हो जाए, हो सकता है 2 ज्यादा हो जाए, लेकिन 35 क्लासेस के आसपास में पॉलिटी आपकी खत्म कर दूंगा विद रिवीजन, जिसमें मैं सैटरडे में आपका जो क्वेश्चंस जो पूरे सप्ते में मैं पढ़ाऊंगा उसका हर सैटरडे में रिवीजन कराता रहूंगा आपका। तो मेरा प्रयास रहेगा प्रीवियस ईयर को देख के सारी चीजें मैं आपको कराता हुआ चलूं, और जैसे हिस्ट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद मेरी पॉलिटी स्टार्ट होगी 4 बजे। यानी मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाओगे? हाँ जी, हाँ जी और सर। सैटरडे में उसका रिवीजन रिवीजन, ये हाँ। बहुत शानदार हो जाएगा बच्चों के लिए। थैंक यू सर। चलिए, क्योंकि ये इसलिए भी हो जाता है, जो जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए टीचर और ज्यादा मेहनत करने लग जाता हाँ है। हाँ, तो ये थोड़ा हमारा है कि हम उसको रिवीजन के तौर पे आपको अच्छे से सारी चीजें करा पाए। बहुत धन्यवाद सर। तो ये अजीत सर ने पूरी पॉलिटी की आपको बता दिया कि किस तरह से हम स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, और ये बहुत जरूरी भी है कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसका रिवीजन करके हमें वो सैटरडे पूरा रिकॉल हो जाए। तो अच्छा तरीका है जीएस को पढ़ने का, है ना, कि अगर हम बार बार ऐसा करेंगे तो फिर वो शायद पूरे हफ्ते का फिर हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और बात है कि भाई अब लास्ट में आप सबको मालूम है कि दीपक भाटी सर की बहुत आप लगातार नाम ले रहे हैं, भाई वही हैं, देख लो दीपक भाटी सर ही हैं, तो वही हैं और वही आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो भाई दीपक भाटी सर प्लीज आप अपने मैथ्स के बारे में खुद ही कहें तो बेहतर है। हेलो बच्चों, नमस्कार। वैसे तो मेरे दिमाग में 3-4 पॉइंट्स थे, तो हमारे टीचर्स ने सब आपको बोलकर मोटिवेट कर दिया है। फिर भी मैं 1-2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी हम करते हैं तो उसमें सिलेक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। तो आपके आस पड़ोस में, जानने वाले में अगर कोई सिलेक्टेड बच्चा हो ना, उससे पूछना। बच्चे अक्सर हम तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल रहता है कि जी महाराष्ट्र की क्या कट ऑफ रहेगी, वेस्ट बंगाल की क्या रहेगी, ओबीसी क्या रहेगी, जनरल क्या रहेगी। ये उस बच्चे के दिमाग में ज्यादा सवाल होते हैं जो एग्जाम से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले तैयारी करता है। आज से अगर मैं बात करूं तो 1 साल प्रॉपर आपके पास है, आप तैयारी करो और मेरा विश्वास करो आपको कट ऑफ की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात करो अगर मैं स्पेशली मैथ की, तो आप मुझे 75 से 80 क्लास दो। पिछले 4-5 बैचेस का, 5 से 6 बैचेस का मुझे एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस मेरे पास है। तो मैथ्स को 75 से 80 क्लास में टॉप रैंकर्स में लाने की गारंटी मेरी है। आज से अगर आप जुड़ते हैं तो मैथ्स की समस्या को तो आप जड़ से खत्म ही कर देना। लेकिन क्लासेस में मैथ्स हाँ पूरा जी, कंप्लीट, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर। लेकिन एक प्रॉमिस आपको करना होगा कि रेगुलर क्लास से जुड़ना होगा। नहीं तो अगर आप किसी भी बैच में रेगुलर नहीं जुड़ते हैं तो बैच टू बैच जैसा कि अंकित सर ने बोला कि आप इधर उधर कूदते रहेंगे और कहीं भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर सिलेक्शन चाहिए तो किसी एक बैच से ढंग से आपको पढ़ना होगा। क्लास का टाइम 2 बजे रहेगा हमारा, तो मंडे को हम 2 बजे मिलेंगे और डेमो क्लास में आप देख लेंगे और फिर डिसाइड कर लेना कि क्या आपको करना है। ठीक है भाई? मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, मैं कहूंगा कि जो बहुत कमजोर बच्चा है और वो ये हिम्मत नहीं दिखा पाता कहीं से कि मैं मैथ्स भी सीख पाऊंगा, बच्चे ये ध्यान रखना एसएससी जीडी में बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं हो सकता, इतनी कट ऑफ जाती है। और मैथ्स वीक है तब भी नहीं हो सकता। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों में लगभग पूरे नंबर लाने होते हैं तब सिलेक्शन होता है। कौन कौन से? मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अगर ये 3 सब्जेक्ट में एक भी थोड़ा भी वीक रह गया, ज्यादा वीक नहीं, थोड़ा सा भी वीक रह गया या एवरेज रह गया, तो भाई वो आपका सिलेक्शन रोकेगा। जीएस तो क्योंकि सबकी, चाहे किसी की कितनी भी अच्छी है, वो एवरेज ही मानी जाती है, उसको कोई बहुत अच्छा बता ही नहीं सकता। तो इसलिए 3 सब्जेक्ट में जिसका जो कमजोर वो सिलेक्शन से बाहर, ये 3 सब्जेक्ट जिसके स्ट्रांग वो सिलेक्शन के अंदर। बस इतना ही फर्क होता है इस एसएससी जीडी में।